अवधारणाओं पर चर्चा करूंगा, जिसका नाम है किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। तो आइए कुछ बिंदुओं पर जिन पर हमें चर्चा करनी है उनको देख लेते हैं। कुछ पूर्व ज्ञान का अवलोकन करूंगा और उसके बाद में आपसे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पर बात करूंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध भी बताऊंगा और साथ ही गोलीय दर्पण का समीकरण तथा आवर्धन के सूत्र का निगमन करूंगा, संबंधित प्रश्न भी करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने प्रकाश के संबंध में यह जाना है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है, दृश्य भाग, जिसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के लगभग होता है। बच्चों, अपनी सामान्य अनुभव पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल तीव्र होती है। पर्याप्त मान इसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, बहुत तीव्र है। दूसरी बात कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन जब हम पिछले अध्याय पर ध्यान देते हैं, अध्याय 8 में हमने देखा था कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों को कहते हैं, उसी का दृश्य भाग है, जैसा अभी बात हमारी आपकी हुई यहाँ पर। तो एक यहाँ पर अपनी यह बात कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसका कारण ये होता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है तुलना में हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं, और वस्तुओं का आकार सेंटीमीटर्स की कोट्स या उससे ऊपर होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इससे बहुत कम होती है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश को गमन को हम लोग सरल रेखीय मान सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हम आगे बात करना चाहते हैं आपसे गोलीय दर्पण के विषय में। गोलीय दर्पण के विषय में आप लोगों को जो बातें पहले से पता हैं उन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किसी खोखले गोले का एक पार्ट, एक हिस्सा लीजिए और उसके एक भाग में कलई कर दीजिए। तो देखिए, जरा सा पॉलिश कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर दो तरह से ऐसा कर सकते थे, एक तो उभरे हुए भाग में कलई कर सकते थे या फिर अंदर के भाग में कलई कर सकते थे। अब ध्यान दीजिए, यह अवतल दर्पण कहलाएगा। बाहरी भाग में आपने पॉलिश किया, अंदरूनी भाग आपके सामने है। और ज्यामिति के हिसाब से दर्पण का जो मध्य बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं इसे? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव देख सकते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु यहां पर दिखलाया गया आपको। चलिए देखते हैं, दर्पण जिस गोले का एक हिस्सा है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को जिससे कि ये हिस्सा लिया गया है, इस केस में ये यहां पर है। और इस दर्पण की त्रिज्या अर्थात cm ले लीजिए या cp ले लीजिए, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। यहां इस केस में भी देख सकते हैं, दाहिनी तरफ है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र दाहिनी तरफ उत्तल दर्पण के केस में, परंतु अवतल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र बाईं तरफ आपको प्राप्त हो रहा है। परावर्तक तल आपके समक्ष यहाँ पर अंदर की ओर को ये जो दिखलाया गया अवतल में, और उत्तल में बाहर की ओर को ये उठे हुए भाग को परावर्तक तल कह रहे हैं। अब बच्चों, इसमें एक चीज और देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली की रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो बच्चों, यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा
कि जो हमने समतल दर्पण के 2 नियम सीखे थे वो यहां पर सभी गोलीय पृष्ठों के लिए काम करते हैं। गोलीय पृष्ठों में हम यहां पर सिर्फ अवतल या उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि समतल दर्पण के जो 2 नियम थे, पहला आप याद कीजिए, देखिए यहां पर क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये जो परावर्तक तल है इसके इस बिंदु पर मिलते हैं और एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल से मतलब है कि इन तीनों किरणों को आप देखिए तो किरणें कोई भी बाहर नहीं होंगी कि उस समतल से इनके नीचे पर जो एक आप एज्यूम कर लें समतल भाग, कोई पृष्ठ समतल ऐसा एज्यूम कर लें, तीनों किरणें उस पर सब छू रही होंगी, पूरी तरह से चिपकी हुई होंगी। तो एक ही तल में इसको कहते हैं। दूसरी बात, अभिलंब से देखिए और आपतित किरण के बीच का कोण I और इसी अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण R, ये बराबर हुआ करते थे। बच्चों ये बात हम यहां पर गोलीय दर्पण में भी लेंगे। गोलीय दर्पण में किसी भी जगह पर जहां पर किरण आकर के पड़ेगी, यहां पर इसे हम समतल दर्पण की तरह से ले सकते हैं। अर्थात यहां पर स्पर्श रेखा खींच लें और ये यहां पर समतल दर्पण की भांति कार्य करेगी, जिसका अभिलंब क्या होगा, ये C से इस बिंदु को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका अभिलंब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये अभिलंब की तरह से लिया जाएगा। क्या, यहां पर से वक्रता केंद्र और जिस बिंदु पर ये किरण आपतित हो रही है इसको, उसके बाद में परावर्तित किरण जो भी होगी निकल जाएगी इस तरह से। तो बच्चों इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के फोकस की। देखिए फोकस बिंदु अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में जरा सा ध्यान रखिए। मुख्य अक्ष, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष है बच्चों, देख सकते हैं, इसके समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात यहां पर से परावर्तित हो रही हैं, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। यहां पर देखिए अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इसी बिंदु को हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। परंतु उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यहां पर से बच्चों परावर्तन हो जाएगा तो ये उसी तरफ में मुड़ जाएंगी और फैल जाएंगी। फैलने का मतलब है कि ये आगे तो मिलनी नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे किसी बिंदु से चलकर आ रही हैं या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात या तो एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण के केस में मिलती हैं और उत्तल दर्पण के केस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और बच्चों हम आपको बताएं, यही फोकस बिंदु है हमारा, और फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी हमारी कहलाती है फोकस दूरी। यानी PF क्या है यहां पर, फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी। तो बच्चों आगे चलते हैं। देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि सवाल करते समय, डेरिवेशन करते समय आपको मुश्किलें पैदा हो सकती हैं अगर इस बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो आपतित किरण दर्पण पर जिधर से आ रही आपतित किरण, ये धनात्मक दिशा, ये क्या है, धनात्मक दिशा है।
और ये जो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में परावर्तित किरण है, तो यहां से जब हम दूरियां नापेंगे, ध्रुव से इस तरफ की दूरियां नापेंगे, वो ऋणात्मक होंगी। अर्थात ध्रुव से बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक, दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव P से बाईं ओर को बढ़ेंगे तो दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी, या ये कहें कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक दूरियां ली जाएंगी। इसी प्रकार x अक्ष से ऊपर की ओर की ऊंचाइयां हम हमेशा धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर की दूरियां हमेशा, ऊंचाइयां नीचे की ओर की ऋणात्मक होंगी बच्चों। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। वस्तु ऊपर की ओर धनात्मक, प्रतिबिंब यदि नीचात्मक लिया जाएगा। तो इन चिन्ह पर परिपाटी को ध्यान में रखेंगे। कार्तीय तल को आप देखेंगे, इसका हम लोग प्रयोग भी करेंगे अपने। तो देखिए यहां पर बच्चों, हमको बताना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस बात को हमें यहां पर सिद्ध करना है। आप देख सकते हैं फोकस दूरी यहां पर चित्र में f है और वक्रता केंद्र ये C है, तो वक्रता त्रिज्या कितना r है। बच्चों यहां पर देखिए, ये किरण आपतित हुई है M पर और मैंने बताया था अभी वक्रता केंद्र से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये अभिलंब की तरह से हो जाएगा और परावर्तित किरण अर्थात जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण, ये यहां पर बिल्कुल दर्पण की तरह से, समतल दर्पण की तरह से बिहेव कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। एक बात और आपको बताएं, उपाक्षी किरणों के लिए M यहां पर MP है, इसे हम लंबवत ले सकते हैं। पास की किरणें हैं, अर्थात जितना पास होंगे उतना ही ये इसके लंबवत पड़ती जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, MP आपको यहां पर चित्र में घूमा हुआ दिखलाई दे रहा है, परंतु ये पैरेक्सल रेज हैं, अर्थात ये M से P को आप देखिए तो इस पे लंबवत ले सकते हैं। हमने यहां पर लंब डाल के आपको यहां पर दिखला दिया है। जो D बिंदु है वो लंब गिरा है, लेकिन यहां पर उपाक्षी किरणों के लिए अर्थात MP के बहुत नजदीक है तो ये MP लंबवत लिया जा सकता था। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज CMP में या MPC में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे आधार। कितना? MD अपॉन CD। MD अपॉन CD। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण हमारी कितना कोण बना रही थी? थीटा। परावर्तन कोण भी थीटा, लेकिन ये एकांतर कोण से जितना ये थीटा समांतर किरणें हैं तो यहां पर एकांतर कोण से ये भी थीटा होगा। और आपको ये भी बताऊं, त्रिभुज CMF में देखिए ये वहिष कोण है। तो त्रिभुज का यहां पर वहिष कोण क्या होता है? सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात ये थीटा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थीटा तो ये एकांतर कोण से थीटा। अब इस त्रिभुज में tan थीटा इज इक्वल टू आपने कितना लिया? MD अपॉन CD। चूंकि बच्चों जानते हैं tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, अर्थात tan थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। यदि थीटा बहुत कम, जैसा मैंने बताया MP के काफी नजदीक है, तो ये कोण बहुत छोटा होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CD। चलिए दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज हमारे पास है MDF। MDF त्रिभुज देखते हैं। इसमें देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है? MD अपॉन FD है। क्या है? देखिए FD, MD अपॉन FD, tan थीटा।
इसे भी हम 2 थीटा लिख सकते हैं md/ft, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। अब देखिए, पहले समीकरण से थीटा का मान यहां पर आप रख देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2 md/cd। ये मैंने थीटा का मान यहां पर रख दिया md/cd, और इधर आपको md/ft। अर्थात मैंने क्या किया, समीकरण 1 से थीटा का मान 2 में प्रतिस्थापित कर दिया। md से md कैंसिल हो गए। अब देखिए आपके पास कितना बचता है, 2/cd कितना है बच्चों, cd को आप देखिए r है, cd कितना है, r है, दूरी है, आप इसे ले सकते हैं, चिन्ह के साथ भी ले सकते थे। और इस तरफ देखिए हमारे पास fd, ये दूरी कितनी है, -f ले लीजिए और इसे भी माइनस ले लीजिए। मैंने कहा आपसे ये दूरियां यहां से p से ली जाएंगी, तो df और dc इसे कह सकते थे, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, अर्थात आपको मिल रहा है यहां पर f = r/2। अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या /2, f = r/2। अर्थात वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी आधी हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर अब हम आपको गोलीय दर्पण का समीकरण सिद्ध करना बताएंगे। अर्थात वस्तु की दूरी, ये